देश में अभी यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। काफी सारे लोगों ने रेगुलेशंस अभी तक पढ़ लिए हैं और काफी लोगों ने नहीं पढ़े हैं। जिनको अभी तक नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये रेगुलेशंस पिछले यूजीसी रेगुलेशंस 2012 को अबॉलिश करके एग्जिस्टेंस में आए हैं। यूजीसी के 2012 और 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस का कंपैरिजन सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का कंपैरिजन नहीं है, ये एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशन फिलॉसफी शिफ्ट का एग्जांपल है। 2012 का फ्रेमवर्क यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 26 के अंडर बना था, जिसमें यूजीसी को यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करने का पावर मिलता है। उस वक्त अप्रोच सिंपल था, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो ग्रीवियंस रिपोर्ट करो, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स, इंटरनल कमिटीज को। ये स्ट्रक्चर था, लेकिन एनफोर्समेंट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनली ये मॉडल फॉर्मल इक्वलिटी के काफी करीब था। सबके लिए सेम प्रोसेस, सेम फ्रेमवर्क, सेम रेस्पॉन्स। प्रॉब्लम ये थी कि अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। इंस्टीट्यूशन सिर्फ नाम के लिए रूल्स फॉलो करते थे, कमिटीज पेपर पर होती थी और डिस्क्रिमिनेशन जमीनी रूप में हो रहा था। इन्हीं दिनों के दौरान हमने रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे केसेस देखे हैं, जहां सिस्टम का डिले और साइलेंस खुद एक फॉर्म ऑफ वायलेंस बन गया है। इस फेलियर का रेस्पॉन्स है 2026 रेगुलेशंस। इसको समझने के लिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से एंड तक देखना पड़ेगा कि क्यों जनरल कैटेगरी में इन रेगुलेशंस के खिलाफ इतना आक्रोश है, एंड इन रेगुलेशंस में ऐसा क्या लूप होल्स हैं जिनमें तुरंत अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डिग्निटी। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इक्वलिटी चाहिए या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि इक्वलिटी कैसे दी जा रही है, किस डिजाइन के थ्रू और किस कॉस्ट पर। क्या डिग्निटी सिर्फ विक्टिम की होती है या अक्यूज्ड की भी? क्या प्रोटेक्शन का मतलब चीजों को बैलेंस करना होता है या उन्हें एक डायरेक्शन देना? 2026 के रेगुलेशंस का बेस सिर्फ यूजीसी एक्ट नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस और कास्ट बेस्ड कंप्लेंट्स का अलार्मिंग डेटा भी है। लास्ट 5 सालों में कंप्लेंट्स 118% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए फिलॉसफी बदली। 2012 में इक्विटी सिर्फ एथिक्स थी, बट अब 2026 में इक्विटी गवर्नेंस बन गई है। इक्विटी मतलब सबको वो देना जिसकी उनको जरूरत है सफल होने के लिए। अब 2026 रेगुलेशंस के बाद डिस्क्रिमिनेशन कोई मोरल पॉलिसिंग की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का फेलियर माना जाएगा। वाइस चांसलर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली अकाउंटेबल होंगे इस चीज के लिए, और इन केसेस पर अगर एक्शन नहीं लिया तो गवर्नमेंट फंडिंग का लॉस होगा उस पर्टिकुलर कॉलेज को। उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता खत्म कर दी जाएगी और सेक्शन 2F और 12B से इंस्टीट्यूट को रिमूव कर दिया जाएगा। यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट होता है, फॉर्मल इक्वलिटी से सब्सटेंटिव इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी कहता है कि सबको सेम ट्रीट करो, सब्सटेंटिव इक्वलिटी कहता है कि जो हिस्टोरिकली पीछे हैं उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दो ताकि रियल इक्वलिटी अचीव हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इक्वलिटी का मतलब सेमनेस नहीं होता। इस सेंस में 2026 का इंटेंट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन इंटेंट और डिजाइन के बीच का गैप यहीं से प्रॉब्लमेटिक होता है। 2026 रेगुलेशंस में डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन काफी बड़ी हो चुकी है। अब डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इंटेंशनल नहीं, बल्कि इम्प्लिसिट, इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चरल और डिग्निटी बेस्ड हो सकता है। यानी कि आपने किसी को जानबूझकर या फिर अनजाने में भी कुछ बोल दिया, और अगर वो शब्द उसकी मानवीय गरिमा के अनुकूल हुए तो भी उसे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव की श्रेणी में डाला जाएगा। ऐसे केसेस में इंटेंट इररिलेवेंट हो जाता है। आर्टिकल 21 डिग्निटी ऑफ विक्टिम को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अक्यूज्ड की डिग्निटी का क्या? आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन का प्रॉमिस करता है, लेकिन ये प्रोसेस एक तरफा है। एक पहले से विक्टिम माना गया है और दूसरा पहले से क्रिमिनल या ऑफेंडर माना गया है। यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के अकॉर्डिंग हर कॉलेज में इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर्स बनाए जाएंगे, जो कैंपस में हर वक्त मौजूद रहेंगे, वल्नरेबल जोन्स के आसपास रहेंगे, ताकि ऐसे केसेस को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन इन जैसे मैकेनिज्म्स इस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हॉस्टल, मेसेस, कॉमन रूम्स को वल्नरेबल जोन्स डिक्लेयर करके सर्विलेंस आर्किटेक्चर क्रिएट किया जाएगा। इन सब का इंटेंशन प्रोटेक्टिव तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के साथ इमर्ज करता है। एकेडमिक फ्रीडम, फ्री एक्सप्रेशन, डिसएग्रीमेंट, ये सब रिस्क जोन में आ जाते हैं। जब मॉनिटरिंग कांस्टेंट होगी, रिपोर्टिंग इनफॉर्मल होगी और विजिलेंस नॉर्मलाइज्ड होगा, तो कैंपस एक सेफ स्पेस की जगह पॉलिसिंग स्पेस में कन्वर्ट होने लगेगा। किसी भी तरह की दो दोस्तों की नॉर्मल हिस्टोरिक डिबेट से कब किसकी भावनाओं को आहत पहुंच जाए क्या पता। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैश पॉइंट जनरल कैटेगरी के कंटेक्स्ट में आता है।
2026 रेगुलेशंस जातिगत भेदभाव को लार्जली SC, ST और OBC के अगेंस्ट होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। इसका लीगली मतलब यह है कि जनरल कैटेगरी वाले विक्टिम हो ही नहीं सकते, लेकिन अक्यूज जरूर हो सकते हैं। लॉ का आर्किटेक्चर ही अज्यूम करता है कि विक्टिम रिजर्व्ड कैटेगरी से होगा और अक्यूज डिफॉल्ट रूप से जनरल कैटेगरी से। इससे आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े होते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी को प्रोटेक्टेड क्लास के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलती। ड्यू प्रोसेस का इश्यू और गहरा हो जाता है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जब तक दोषी करार ना हो जाए तब तक निर्दोष होता है, ये नियम पेपर पे तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इम्बैलेंस दिखता है। 24 आवर एक्शन मैंडेट, इमीडिएट सेपरेशन, फास्ट इंक्वायरी टाइमलाइंस तो हैं, लेकिन इन रेगुलेशंस में प्रूफ का स्टैंडर्ड ही तय नहीं किया गया कि किस चीज को प्रूफ माना जाएगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि जिस पर यह सारा बवाल मचा हुआ है वो है फेक केसेस। उस पर कोई डिफाइंड सजा और कोई पेनल्टी ही नहीं है। यानी कि अगर आप पर कोई झूठा मुकदमा हो जाए और अगर वो साबित भी हो जाए कि झूठा मुकदमा था, तो केस करने वाले के ऊपर ना कोई पेनल्टी है ना कोई पनिशमेंट है। ये चीज एक लीगल वैक्यूम क्रिएट करता है जहां लॉ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पढ़ाई में आपसी द्वेष निकालने के लिए, या फिर कोई भी पर्सनल टकराव हो, या फिर आम यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स की राइवलरी होती है, वो भी हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि सोसाइटी में कुछ लोग और कम्युनिटीज हिस्टोरिकली पीछे रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन, स्पेशल सपोर्ट और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अलाउ करता है, जिससे उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसको ही अफर्मेटिव एक्शन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही और जरूरी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ये नहीं कहता कि किसी एक ग्रुप को ऑटोमेटिकली विक्टिम मान लिया जाए और किसी दूसरे ग्रुप को ऑटोमेटिकली सस्पेक्ट मान लिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हर इंसान को इंडिविजुअली जज किया जाए बिना पहले से गिल्टी माने। सिर्फ इस बेसिस पर कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हो, आप पर एक्स्ट्रा सस्पिशन या लीगल रिस्क डाल देना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया नहीं है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज देना, जैसे सीट्स, स्कॉलरशिप, रिप्रेजेंटेशन और सेफ्टी। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी एक ग्रुप के लिए लीगल प्रोसेस थोड़ा लूज हो जाए या दूसरे ग्रुप के लिए स्ट्रिक्ट कर दिया जाए कोई लीगल प्रोसेस। सपोर्ट देना और किसी पर एक्स्ट्रा लीगल बर्डन डालना दोनों अलग चीजें हैं। जब कोई लॉ जो लोगों की मदद के लिए बनाया गया हो धीरे धीरे ऐसा लगने लगे कि वो पनिशमेंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो लोग डरने लगेंगे, चुप रहने लगेंगे, या बिना प्रूफ के किसी की इमेज खराब हो जाए तो वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिगड़ने लगता है। लॉ का काम प्रोटेक्शन देना होता है, फियर क्रिएट करना नहीं होता। जिस चक्कर में आज पूरी जनरल कैटेगरी सड़कों पर उतर आई है, उससे यही दिखाई देता है कि उनके अंदर एक तरह का डर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशंस को पुश किया है और अब वही जुडिशरी इनको टेस्ट भी करेगी। चैलेंजेस आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, नेचुरल जस्टिस, प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्राइन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट पर आएंगे। आगे चलकर अमेंडमेंट, सेफगार्ड्स और सिमेट्री मैकेनिज्म ऑलमोस्ट इनएविटेबल लगते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि SC, ST, OBC प्रोटेक्शन होना चाहिए या नहीं, वो तो होना ही चाहिए, उससे शायद किसी जनरल कैटेगरी वाले इंसान को कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। पर सवाल ये है कि क्या प्रोटेक्शन बिना बैलेंस के जस्टिस दे पाएगा? क्या डिग्निटी, गरिमा, इज्जत सिर्फ एक तरफा होती है? क्या इक्वलिटी का मतलब एक परमानेंट डर का पूरा आडंबर बनाना होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को एक साथ रखता है। अगर किसी भी एक वैल्यू को बढ़ा चढ़ा करके बाकी 3 को दबा दिया जाए तो सिस्टम स्टेबल नहीं होता। 2026 रेगुलेशंस का इंटेंट भले ही सही हो या गलत हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो उसका डिजाइन काफी गलत है और चैलेंजिंग भी है। अगर इन रेगुलेशंस पर प्रॉपर अमेंडमेंट्स नहीं हुए और ये प्रोसेस न्यूट्रल और बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं हुआ तो इक्विटी लॉ जस्टिस का टूल कम और पोलराइजेशन का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बन सकता है। संविधान हमें सुरक्षा देता है, किसी तरह का डर नहीं देता। संविधान हमें न्याय देता है, ना कि किसी तरह का डाउट देता है। संविधान हमें बराबरी का हक देता है, और अगर कोई रेगुलेशन डर, चुप्पी या डाउट पैदा करे तो हमें पूछना पड़ेगा कि क्या ये सच में रिफॉर्म है या SC ST एक्ट का नया प्रारूप। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर दिस टू द अथॉरिटीज फॉर द रिकमेंडेड चेंजेस। थैंक यू सो मच।